कहानी उत्तराखंड की है। ये बात 2025 की है। 5 जून 2025 की सुबह कोटद्वार की एक सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक अधेली लाश मिली। आसपास काम कर रहे कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखकर पहले यही समझा गया कि यह किसी हादसे का मामला है। अंदाजा लगाया गया कि शायद किसी ने शराब पी रखी थी और कहीं गिरकर आग की चपेट में आ गया। लाश की हालत खराब थी। चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। कपड़े भी बुरी तरह जले हुए थे और पहचान से जुड़ी कोई भी चीज मौके पर नहीं मिली थी। हालांकि शरीर की स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी, इसलिए पुलिस ने एहतियातन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा मामला पलट गया। डॉक्टरों ने साफ कहा कि यह मौत जलने या गिरने से नहीं हुई है, बल्कि किसी भारी और तेज चीज से सिर और सीने पर हमला किया गया है। मौत उसी चोट से हुई थी और उसके बाद लाश को जलाने की कोशिश की गई थी ताकि पहचान न हो सके। अब पुलिस को समझ आ गया कि यह मामला सीधा सीधा हत्या का है, जिसे एक हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इस बीच दिल्ली राजौरी पुलिस स्टेशन पुलिस से संपर्क हुआ और वहां से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति की खोज की जा रही थी, जो साउथ दिल्ली के राजौरी इलाके में रहते थे और कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गए थे। जब शव की उम्र, कद काठी और शरीर की बाकी बनावट का मिलान किया गया तो शक पक्का हो गया कि ये लाश रविंद्र की ही है। जब पुलिस ने रविंद्र के घर वालों को बुलाकर लाश की जानकारी दी तो उसके छोटे भाई ने कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों को देखकर उसकी पहचान रविंद्र के रूप में कर ली। पहचान की पुष्टि होते ही रविंद्र के भाई ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने बताया कि रविंद्र की दूसरी पत्नी रीना के साथ उसके रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे थे। झगड़े आम बात थे और रविंद्र कई बार कह चुका था कि रीना का बर्ताव बदला बदला है और उस पर शक किया जाना चाहिए। पुलिस को यही पहला सुराग मिला और अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ी। कोटद्वार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। रात के समय एक SUV 500 गाड़ी उस इलाके में संदिग्ध तरीके से कई बार आती जाती दिखी। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट झूम करके देखी और फिर उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया। तफ्तीश में पाया गया कि ये गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति के नाम थी जिसका संपर्क रीना के करीबी लोगों से था। पुलिस का शक अब पूरी तरह रीना पर आ गया था। गाड़ी को बाद में नोएडा के एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया था। जब पुलिस को वो SUV मिल गई तो उसे जब्त करके फोरेंसिक जांच करवाई गई। गाड़ी की सीटों पर खून के निशान मिले, बाल के नमूने और डिक्की में जलने की गंध व प्लास्टिक की शीट पाई गई। ये सब साफ संकेत थे कि हत्या इसी गाड़ी में हुई या इसी से लाश को ले जाया गया। मोबाइल डेटा की जांच भी की गई, जिसमें रविंद्र, रीना और एक तीसरे व्यक्ति पारितोष के फोन की लोकेशन 31 मई की रात एक ही रास्ते पर मिलती रही। पहले नगीना, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा। तीनों की लोकेशन का आपस में मेल होना शक को यकीन में बदल रहा था। अब पुलिस के पास CCTV फुटेज, गाड़ी, फोरेंसिक सबूत और मोबाइल डेटा जैसे मजबूत सबूत थे। रीना और पारितोष को हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो रीना टूट गई। उसने जुर्म कबूल करते हुए सारी साजिश बताई कि किस तरह रविंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरे मामले की सच्चाई उगल दी। रविंद्र कुमार साउथ दिल्ली के राजौरी इलाके के रहने वाले थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली और यूपी के मुरादाबाद में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और हर महीने किराए से लाखों की कमाई होती थी। लेकिन शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसी बीच रविंद्र का काम के सिलसिले में उत्तराखंड जाना हुआ। पहले वो डोईवाला में रहे, फिर हरिद्वार शिफ्ट हो गए। यहीं उनकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई, जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। रीना उम्र में रविंद्र से करीब 20 साल छोटी थी, लेकिन जब उसे रविंद्र की दौलत, मुरादाबाद का बड़ा घर और हर महीने आने वाली मोटी कमाई का पता चला तो उसकी सोच बदल गई। उसे लगने लगा कि अगर वो रविंद्र के साथ रहेगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। 2011 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रीना को 2 बच्चे भी हुए। रविंद्र ने दिल्ली की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में 3 मंजिला शानदार मकान खरीदा। ये घर करीब 3 करोड़ का था। कुछ समय बाद रविंद्र ने यह घर रीना के नाम कर दिया। रीना ने उस घर में अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया और अब सब कुछ उसकी मर्जी से चलने लगा। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। रविंद्र को लग रहा था कि जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। रीना के साथ नए घर में नई शुरुआत हुई थी, बच्चे भी हुए और काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। रविंद्र और रीना के बीच पहले जैसी नजदीकियां अब दूरियों में बदलने लगीं।
इसी बीच रीना की जिंदगी में एक और शख्स यानी पारितोष कुमार की एंट्री हुई। पारितोष एक आम मरीज की तरह रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर में इलाज के लिए आया था। लेकिन इलाज के बहाने मुलाकातें बढ़ती गईं और कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कब दोस्ती ने अफेयर का रूप ले लिया, ये दोनों को कभी समझ ही नहीं आया। रीना और पारितोष अब छिप छिप कर मिलने लगे थे। रविंद्र को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी ही परेशानियों में उलझा था। प्रॉपर्टी के मामलों, किराए के हिसाब किताब और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसका ध्यान कहीं और था। उसी दौरान एक पुराना कर्ज सिर चढ़कर बोलने लगा। करीब 18 लाख रुपए की उधारी थी, जिसे चुकाने के लिए रविंद्र ने एक चेक दिया था। लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और अदालत ने रविंद्र को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। रविंद्र अब परेशान था। जेल जाने का खतरा सामने खड़ा था और उसे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। बहुत सोचने के बाद उसे एक ही रास्ता सही लगा, मुरादाबाद वाला मकान बेचना। ये वही मकान था जो उसने कभी रीना को गिफ्ट किया था। रविंद्र को उम्मीद थी कि इस घर की बिक्री से जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपना कर्ज चुका पाएगा और शायद सजा से भी बच जाएगा। लेकिन जब उसने मकान बेचने की तैयारी शुरू की तो हालात और बिगड़ गए। रीना ने मकान बेचने से साफ मना कर दिया। उसका रवैया बिल्कुल अड़ियल था। रविंद्र ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा इस मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़े और बढ़ते गए। हर दिन एक नया तनाव घर में पैदा हो रहा था। उधर रीना की दुनिया जैसे अलग ही चल रही थी। पारितोष के साथ उसका रिश्ता अब गहरा हो चुका था। छुपकर मुलाकातें होती थीं और अब वो रविंद्र से दिल से बहुत दूर जा चुकी थी। उसे सिर्फ मकान, पैसा और अपनी आजादी की फिक्र थी। पारितोष के साथ उसका रिश्ता उसे वो सब दे रहा था जो रविंद्र से अब नहीं मिल पा रहा था। रविंद्र को इस रिश्ते का कुछ अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी मुश्किलों से लड़ रहा था। लेकिन रीना को अब एक डर सताने लगा था कि अगर मकान बिक गया तो उसकी आरामदायक जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसका फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला जाएगा, मुरादाबाद वाला ठाठ भी खत्म हो जाएगा और शायद पारितोष भी उससे दूरी बना ले। इन सब बातों को सोचकर रीना के मन में एक भयानक ख्याल पनपने लगा। उसे लगा, अगर रविंद्र ही नहीं रहेगा तो न कोई झगड़ा होगा, न कोई रोक टोक। दौलत भी उसी की रहेगी और जिंदगी भी उसकी मर्जी की होगी। रीना और पारितोष ने जब रविंद्र को मारने का फैसला कर लिया तो दोनों ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया। रीना ने पारितोष से साफ कह दिया कि अगर वो इस काम में उसका साथ देगा तो उसे 10 लाख रुपए देगी। पारितोष पहले से ही रीना के साथ रिश्ते में था और अब उसे पैसे भी मिलने वाले थे। इसके बाद 31 मई का दिन आया। रीना ने रविंद्र से कहा कि उसका एक मरीज पार्टी देना चाहता है और अच्छा होगा अगर वो भी चले। रविंद्र मान गए क्योंकि उन्हें किसी तरह का शक नहीं था। रीना उन्हें यूपी के नगीना ले गई जहां पारितोष पहले से तैयारी करके बैठा था। पार्टी का माहौल बनाया गया, खाना, शराब सब रखा गया। रविंद्र को बार बार शराब पिलाई गई। इतना पिलाया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। जब दोनों को यकीन हो गया कि अब रविंद्र पूरी तरह नशे में है और कुछ करने लायक नहीं बचा, तो पारितोष और रीना ने मिलकर फावड़े से रविंद्र की गर्दन और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। इतनी बेरहमी से हमला हुआ कि रविंद्र वहीं तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठे। इसके बाद रविंद्र की लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने तय किया कि लाश को उत्तराखंड के रामनगर इलाके में फेंका जाएगा। लेकिन जब वहां मौका नहीं मिला तो उन्होंने रास्ता बदल दिया और कोटद्वार की ओर निकल पड़े। कोटद्वार के पास एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी गई। रात का वक्त था, आसपास कोई नहीं था। वहीं पर उन्होंने रविंद्र की लाश को फेंक दिया और गाड़ी लेकर वापस लौट गए। किसी को शक न हो इसलिए दोनों अपने अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कोटद्वार पुलिस ने जब गंभीरता से जांच शुरू की तो सबसे पहले उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। इसी के साथ मोबाइल लोकेशन का डेटा भी खंगाला गया। उस रात रविंद्र, रीना और पारितोष तीनों के फोन एक ही वक्त में नगीना, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा के आसपास एक्टिव थे। जब इन सब चीजों को जोड़कर देखा गया तो तस्वीर साफ हो गई। अब पुलिस के पास सबूतों की एक लंबी लिस्ट थी। सीसीटीवी, फॉरेंसिक, मोबाइल लोकेशन और रविंद्र के परिवार का शक। यही वो मोड़ था जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। आज रीना और पारितोष दोनों जेल में हैं।